आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने अपने पहले वीडियो में कुछ चीज़ों पे चर्चा की थी और आज हम उसे जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं द इंडस प्लेन्स, जिसे हम सिंधु नदी का मैदान या उत्तरी मैदान भी कहते हैं। यह एक विशाल और उपजाऊ मैदान है जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ है। इसमें सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियां बहती है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दर्रों के माध्यम से पहुंचा जा सकने वाला सिंधु का मैदान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे पंजाब और सिंध में विभाजित किया जाता है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब शब्द पर्सिया के शब्द पांच यानी पांच और आब यानी पानी से बना है, जिसका मतलब होता है 5 नदियों की भूमि। ये 5 नदियां रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलज है। इन नदियों का संगम अपने उपजाऊ जलोढ़ मैदानों के लिए जाना जाता है, जो इसे उप महाद्वीप का अन्न भंडार बनाते हैं। यह क्षेत्र सदियों से संस्कृतियों का संगम और इतिहास का चौराहा रहा है। यहाँ का हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फला फूला। यह क्षेत्र न केवल कृषि में समृद्ध है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से भरपूर है, जिसने इसे एक अनोखी पहचान दी है। अब बात करते हैं सिंध की। सिंध निचली सिंधु घाटी और इसके डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र धान और गेहूं जैसे मुख्य फसलों का प्रमुख उत्पादक है, जो इसे कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता है। सिंध का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है मोहनजोदड़ो, जो 3री से 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक एक विकसित शहरी केंद्र रहा है। यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का पालना माना जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महान शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता न केवल अपने सुव्यवस्थित नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक नेटवर्क के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। गंगा का मैदान, जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। यह सिंधु और गंगा नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मैदान हिमालय से लेकर दक्कन के पठार के उत्तरी किनारे तक फैला हुआ है। गंगा के मैदानों को 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और निचली हिस्सा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी और केंद्रीय उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदानों के बारे में। इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा दोआब है, जो गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है। यह इलाका न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोआब प्राचीन काल से ही संस्कृतियों के संगम और ऐतिहासिक संघर्षों का केंद्र रहा है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का विस्तार भी देखा गया है, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाता है। इसके अलावा यह क्षेत्र पेटेंट ग्रेवेयर संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, जो उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक सक्रिय था। यह क्षेत्र न केवल कृषि और व्यापार का केंद्र था, बल्कि भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं का पालना भी रहा है। उसी प्रकार से मध्य गंगा के मैदानों का भी अपना एक महत्व है। यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल के प्रसिद्ध राज्यों जैसे कौशल, काशी और मगध का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यह इलाका शहरी जीवन, व्यापार और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ के नगरों और बाजारों में जीवन का एक नया रूप उभरा, जिसने समृद्धि और सांस्कृतिक विकास को जन्म दिया। यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए भी महत्वपूर्ण था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव छोड़ा। मौर्य साम्राज्य के बाद भी यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है और गुप्त काल तक इसका प्रभाव बना रहा। इस क्षेत्र का इतिहास हमें बताता है कि कैसे यहाँ की सभ्यता और शासन ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप को आकार दिया। ऊपरी और मध्य गंगा
मैदानों को उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मध्य भारत की पहाड़ियों ने घेरा हुआ है, जबकि नीचे गंगा मैदान आधुनिक बंगाल प्रांत के क्षेत्र से मेल खाते हैं। यह मैदान मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कटाव और आवास द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी इलाका है। यहाँ की मिट्टी की समृद्धि और नदी के तटबंध इसे कृषि और संस्कृति के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम क्षेत्र ने सदियों से यहाँ की सभ्यता को पोषित किया है। गंगा के मैदानों के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। गंगा मैदान सदियों से घनी आबादी और अनेकों बस्तियों का घर रहा है। यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता का मूल केंद्र रहा है, जहां से हमारी संस्कृति ने पहले सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर क्लासिकल काल तक और ये आज तक का विकास किया। गंगा मैदान ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और जीवन के अनेक पहलुओं को पोषित किया है। इसके पूर्वी ओर से जुड़ी हुई है असम घाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है और लगभग 600 किलोमीटर लंबी है। असम घाटी सांस्कृतिक रूप से बंगाल से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका ऐतिहासिक विकास बंगाल की तुलना में थोड़ा बाद में हुआ, जो कि ओडिशा की तरह एक विलंबित उभार था। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के साथ भारत के समृद्ध सांस्कृतिक भूगोल का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जो हमारे देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है। मध्य भारत में वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। इस क्षेत्र का एक प्रमुख उप क्षेत्र है मालवा, जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। मालवा क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिससे यहाँ की कृषि बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र में चालकोलिथिक युग के कई बसेरे पाए गए हैं, जो उस समय की सभ्यता की गवाही देते हैं। मालवा और मध्य प्रदेश ने हड़प्पा सभ्यता और अन्य चालकोलिथिक समुदायों के बीच एक सेतु का काम किया है, जिससे विभिन्न संस्कृतियां और विचार एक दूसरे से जुड़ सके। साथ ही दक्षिणी बिहार, पश्चिमी उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों की अच्छी संख्या है। इन आदिवासी समुदायों का धीरे धीरे मुख्य धारा के जाति खेती आधारित समाज में समावेश हुआ, विशेष रूप से गुप्त काल के बाद। इस प्रकार मध्य भारत न केवल प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी यह क्षेत्र हमारे देश की विविधता और ऐतिहासिक एकता का प्रतीक है। अब पश्चिमी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी गुजरात क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी भारत मध्य भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। सौराष्ट्र, जो कि मध्य प्रायद्वीप है, अनर्ता, जो उत्तर गुजरात के क्षेत्र को दर्शाता है, और लाटा, जो दक्षिण गुजरात का हिस्सा है। गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप और नीची भूमि वाला रण ऑफ कच्छ यहाँ के प्रमुख भौगोलिक पहलू है। यह क्षेत्र हड़प्पा काल से निरंतर बस्तियों का केंद्र रहा है, जो इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। गुजरात हजारों वर्षों से समुद्री व्यापार और बाहरी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ से समुद्री मार्गों के जरिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की परंपरा लगभग 4000 वर्षों से चलती आ रही है। इस क्षेत्र ने भारतीय सभ्यता को न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाया है। ठीक उसी प्रकार से पूर्वी भारत भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्वी भारत गंगा डेल्टा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से और मध्य भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र उर्वर कृषि भूमि से समृद्ध है, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली का आधार रही है। यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदियों से फल फूल रही है। इस क्षेत्र ने पहले सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंत तक अपने विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पहचान विकसित की। पूर्वी भारत अपनी अनोखी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। खास तौर पे उड़ीसा की जनजातीय और कृषिक समाज की अपनी अलग पहचान और योगदान है,
जो इस क्षेत्र की विविधता को दर्शाता है। प्रायद्वीप भारत की भौगोलिक पहचान डेक्कन पठार और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों से होती है। इस पठार को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जो वर्तमान में हमारे राज्यों के रूप में जाने जाते हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। प्राचीन काल में दक्षिणी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में नियोलिथिक काल के लोग मुख्यतः पालतू पशुपालन पर निर्भर थे। वहीं उत्तरी डेक्कन के चलोलिथिक समुदायों ने धीरे धीरे कृषि की ओर बढ़ना शुरू किया। दक्षिणी भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ कई प्राचीन बस्तियां पाई जाती है। यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जहाँ विविध संस्कृतियां और परंपराएं पनपी हैं। अत्यंत दक्षिणी भाग तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की पूर्वी तटवर्ती मैदान और इसके आसपास के क्षेत्र काफी व्यापक हैं। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कावेरी मैदान और उसका डेल्टा, जो यहाँ के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ की नदियाँ मुख्यतः मौसमी होती है, इसलिए पुराने समय से ही यहाँ के किसान टैंक सिंचाई पद्धति का उपयोग करते आए हैं, खासकर पल्लव और चोल साम्राज्य के काल से। संगम साहित्य इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विविधता का सजीव प्रमाण है, जो तमिलनाडु की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यह साहित्य न केवल यहाँ के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है, बल्कि प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक जीवन की विविधता को भी प्रतिबिंबित करता है। अब अत्यंत दक्षिण में स्थित केरल की बात करते हैं। केरल भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में आता है, जिसे मालाबार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मसाले और काली मिर्च का एक प्रमुख उत्पादक रहा है, खासकर मौर्य काल के बाद से। केरल भौगोलिक रूप से जमीन के रास्ते से काफी हद तक अलग थलग रहा, लेकिन इसके समुद्री मार्ग खुले और सक्रिय रहे। यही कारण है कि केरल सदियों से समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। इसने विश्व के विभिन्न हिस्सों के साथ संपर्क बनाए रखा। केरल में सबसे पहले ईसाई धर्म और मुसलमानों का प्रभाव भी समुद्री मार्गों से आया, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे सोर्सेज की, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।